नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। आज की चर्चा में भरतपुर राजघराने में प्रॉपर्टी विवाद के बीच में जिस तरह से विश्वेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में भरतपुर राजघराने के सदस्यों के साथ में सामूहिक एक फ़ोटो उन्होंने जारी किया है। उस फ़ोटो में वो खुद भी दिख रहे हैं। हालांकि इस फ़ोटो में उनके पत्नी दिव्या सिंह और उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह नहीं दिख रहे, और जो बाकी के सदस्य भरतपुर राजघराने से जुड़े हुए हैं उनके जिस तरह से इस फ़ोटो में सोशल मीडिया पर जो फ़ोटो आई है विश्वेंद्र सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट्स के तहत, तो इस फ़ोटो के क्या मायने हैं, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि अशोक गहलोत से विश्वेंद्र सिंह ने माफ़ी क्यों मांगी, लेकिन इससे पहले चर्चा करना इस बात पर भी लाजमी हो जाता है आज, क्योंकि आज लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान की प्रक्रिया आज सुबह से शुरू हो चुकी है। 7 प्रदेशों में और एक केंद्र प्रशासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर जो आज चुनाव हो रहे हैं, इन लोकसभा जो 58 लोकसभा सीट हैं, इनमें 2019 के लोकसभा चुनावों में इन 58 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को जहां 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी, वहां पर यूपीए गठबंधन को एक भी सीट इन 58 लोकसभा सीटों में से नहीं मिली थी। यानी सब जगह यूपीए गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अगर हम 2009 के लोकसभा चुनावों पर गौर करें तो 2009 के लोकसभा चुनावों में इन्हीं 58 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 22 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 7 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन अगले 5 साल बाद यानी 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी जहां 7 सीटों से छलांग लगाकर 37 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर ली, इन्हीं 58 लोकसभा सीटों में से तो कांग्रेस पार्टी ने 22 लोकसभा सीटों से उसका ग्राफ नीचे गिरकर सिर्फ 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी 2014 के लोकसभा चुनाव में। और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी का ही नहीं बल्कि यूपीए गठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया था इन 58 लोकसभा सीटों में से। और भारतीय जनता पार्टी जिसे 2014 के लोकसभा चुनाव में 37 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, वो 3 सीटों पर छलांग लगाते हुए 40 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। अब देखने वाली बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में इन 58 लोकसभा सीटों में कांग्रेस जो बीजेपी है उसका 40 के आंकड़े को क्रॉस करके आगे बढ़ पाती है, या फिर 40 जो सीटें मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या उससे कम सीटें मिलती है, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम वोटिंग के प्रतिशत पर गौर करें तो इन 58 लोकसभा सीटों में 2019 के लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई थी वो 64.17% वोटिंग हुई थी। तो क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई थी इन 58 लोकसभा सीटों में जो वोटिंग प्रतिशत था क्या उससे कम होगा या वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन जानकार लोगों का कहना है कि ऐसा लगता नहीं है कि जो पिछले चुनाव में 64.17% वोटिंग हुई थी उससे ज़्यादा वोटिंग हो पाएगी, क्योंकि अभी तक 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 5 चरण में जो वोटिंग हुई है उसमें मतदाताओं में कोई बहुत ज़्यादा क्रेज वोटिंग को लेकर नहीं देखा गया। पहले दूसरे चरण में तो वोटिंग हो ही नहीं रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने जो जनसभाओं में लगातार लोगों से आग्रह कर रहे थे, तमाम जो नेता सभी दलों के नेता आग्रह कर रहे थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कीजिए। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा वोटिंग का आंकड़ा बढ़ा भी था, लेकिन अभी भी लोगों का कहना है कि ऐसा लगता नहीं है कि इन 58 लोकसभा सीटों पर जो वोटिंग का जो आंकड़ा है वो पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में ज़्यादा बढ़ेगा। मैं थोड़ा गौर फरमाता हूं, अब तक जो 5 चरण में जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग का प्रतिशत मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसके मुताबिक पहले चरण में 66.14, दूसरे चरण में 66.71, तीसरे चरण में 65.68, चौथे चरण में 69.16 और 5वें चरण में 62.2% मतदान हुआ था। अब आज जो मतदान हो रहा है उसके आंकड़े चुनाव आयोग देर रात तक जारी करेगा कि कितना मतदान इन सीटों पर होगा, ये आज देर रात तक पता चल पाएगा। लेकिन देखने वाली बात यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों के आंकड़े को क्रॉस कर पाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से 2009 में शानदार प्रदर्शन किया था इन 58 लोकसभा सीटों पे, तो क्या कांग्रेस जो यूपीए गठबंधन है जिसको पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली, तो क्या कांग्रेस पार्टी या फिर यूपीए गठबंधन इसमें छलांग लगाएगी, ये एक देखने वाली बात होगी। अब मैं जो मूल विषय है उस पर आता हूं दोस्तों।
भरतपुर के पूर्व महाराजा, पूर्व सांसद, 1989 में भी सांसद रह चुके हैं, 2004 में भी सांसद रह चुके हैं विश्वेंद्र सिंह, और 2009 में भी 1999 में भी सांसद रह चुके हैं, 2009 में भी सांसद रह चुके हैं, और 1989 में भी भरतपुर से सांसद रह चुके हैं विश्वेंद्र सिंह। नदवई से विधायक रह चुके हैं, डी कुम्हेर से 2 बार विधायक रह चुके हैं, पिछली गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 34 साल के अपने राजनीतिक कैरियर में पिछली सरकार में वो पहली बार एक तरीके से कैबिनेट मंत्री बने थे। और भरतपुर राजघराना एक ऐसा राजघराना है, काफ़ी ताकतवर राजघराना माना जाता है पूरे हिंदुस्तान भर में, जिन्होंने राजा महाराजाओं के समय भी, यानी आज़ादी से पहले भी, कभी भी विदेशी आक्रांता और मुग़ल शासकों के सामने घुटने नहीं टेके। और बड़े बड़े धुरंधर जो मुग़ल शासक थे, औरंगजेब जैसे शासकों को दांत खट्टे किए थे भरतपुर राजघराने ने। लेकिन आज जिस तरह की स्थिति प्रॉपर्टी विवाद को लेकर मची हुई है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उससे निश्चित रूप से भरतपुर राजघराना एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। विश्वेंद्र सिंह की जो पर्सनैलिटी है, जो लोकप्रियता है भरतपुर और आसपास के ज़िलों में, निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं हुई है। हालांकि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे, डी कुम्हेर से वो हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके प्रति लोगों में सम्मान है। सम्मान दिव्या सिंह के प्रति भी है लोगों में। अनिरुद्ध सिंह को अभी इतना गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन दिव्या सिंह को भी एक साफ़ सुथरी महिला के तौर पर, एक अच्छे दिमाग वाली महिला के तौर पर, एक सरल सौम्य व्यवहार के रूप में दिव्या सिंह की भी लोग बहुत इज्जत करते हैं। लोग तो यही कहते हैं भरतपुर और आसपास के ज़िलों के कि ये जो मामला है वो कोर्ट के माध्यम से नहीं, बल्कि ये जो कहानी विश्वेंद्र सिंह, दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह ने शुरू की है, इस कहानी को ये खुद ही तीनों मिलकर अगर एक टेबल पर बैठ के दी एंड कर लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा भरतपुर राजघराने के लिए। लेकिन इससे पहले विश्वेंद्र सिंह ने जिस तरह से पहले अशोक गहलोत से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी, माफ़ी इसलिए मांगी, आप सबको पता है कि दिव्या सिंह ने आरोप लगाया था कि इस पूरे मामले में पिछले 5 साल में जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अशोक गहलोत विराजमान थे, तो उन्होंने इस मामले में आग में घी डालने का काम किया। और जब यानी दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह उनसे मिलने गए, तो अशोक गहलोत ने उनसे मुलाकात नहीं की, क्योंकि ये 5 साल पहले ये प्रॉपर्टी का विवाद चला है विश्वेंद्र सिंह और दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह के बीच में। और 5 साल में दिव्या सिंह को ऐसा लगा है कि मुख्यमंत्री से जब वो मिलने गए तो उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा अशोक गहलोत ने। देखिए, इस मामले में बहुत से लोगों का कहना है कि अशोक गहलोत एक ऐसे राजनेता है, कुशल राजनेता है, काफ़ी मजहबी राजनेता है, और ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि भरतपुर राजघराने के प्रॉपर्टी विवाद में से उनका ना कोई व्यक्तिगत रिश्ता था, ना कोई उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी हो पा रही थी, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह तो पहले से ही सचिन पायलट के खेमे के माने जाते थे। इसलिए अशोक गहलोत ने शायद यही सोचा होगा कि ये इनका पर्सनल मामला है, मैं क्यों इस मामले में अपनी टांग अड़ाऊं। और वो ये भी जानते थे कि वो उसी मामले को लेकर उनके पास आई हैं। उस समय विश्वेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए उन्होंने बेटर यही समझा कि अगर मैं मुलाकात ना करूं तो वो थोड़ा ठीक रहेगा। और जहां तक उन्होंने अगर इस तरह का डिसीजन लिया है तो इसमें उन्होंने कोई गलत भी नहीं किया, क्योंकि आजकल न्यायालय का, कोर्ट कचहरी का ज़माना है, आप उसके माध्यम से अपनी बातें कह सकते हैं, उसके माध्यम से किसी भी मामले को निपटा सकते हैं। इसलिए शायद अशोक गहलोत ने उस मामले में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली और इसीलिए उन्होंने शायद दिव्या सिंह से मुलाकात नहीं की है। लेकिन दिव्या सिंह को ये लगा कि कहीं ना कहीं वो विश्वेंद्र सिंह का पक्ष ले रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस मामले में उनसे मुलाकात नहीं की। और शायद इसी वजह से उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले में इसको शांत करने के बजाय उन्होंने आगे इस मामले में आग में घी डालने का काम किया। लेकिन देखिए, अगर इसमें अशोक गहलोत पर्सनल रूप से इसमें वो जानते हैं कि ये कोई मेरा पर्सनल मामला नहीं है, किसी के व्यक्तिगत मामले में टांग अड़ाना भी ठीक नहीं है, और बेटर यही रहेगा कि दोनों पक्षों से अगर मैं मुलाकात ना करूं, अपने आप ये मामले को सुलझा लें तो ठीक रहे। शायद इसी मंशा से उन्होंने इस तरह ऐसे उन्होंने उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा। वो बात शायद दिव्या सिंह को और अनिरुद्ध सिंह को गलत लगी, उनके दिल में ठेस लगी। उन्होंने ये लगा कि वे विश्वेंद्र सिंह का पक्ष ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक गहलोत पर सीधा आरोप लगाया। लेकिन बड़ी बात यह है कि विश्वेंद्र सिंह, जिन्होंने खुद आगे बढ़ के सोशल मीडिया के माध्यम से अशोक गहलोत से माफ़ी मांगी, हमने कई बार देखा है कि जब परिवार के जब छोटे कोई सदस्य होते हैं, उनसे कोई गलती हो जाती है तो वे सार्वजनिक रूप से जो परिवार का जो बड़ा सदस्य होता है वो माफ़ी मांगकर उस मामले को शांत कर देता है। तो शायद इस मामले से हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से विश्वेंद्र सिंह ने अशोक गहलोत से
सोशल मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगी है, तो कहीं न कहीं जो दिल का अटैचमेंट है अपनी पत्नी दिव्या सिंह से, अनिरुद्ध सिंह से, वो अभी भी बरकरार है। भले ही उनमें प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा हो, इसीलिए उन्होंने अपने गलती की थी, यानी जो आरोप लगाए थे वो दिव्या सिंह ने और अनिरुद्ध सिंह ने लगाए थे, लेकिन माफ़ी मांगी है विश्वेंद्र सिंह ने। यानी हम कह सकते हैं कि विश्वेंद्र सिंह भले ही विवाद चल रहा हो, लेकिन वो ये जानते हैं कि वो अभी परिवार के बड़े सदस्य हैं। और अशोक गहलोत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत बड़े कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, और उन्हें ये भी पता था कि अशोक गहलोत का इस मामले में कोई ज़्यादा क्या बिल्कुल इंटरफेयर था भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जिस तरह से उनकी छवि को ख़राब किया जा रहा है, तो उनको ऐसा लगा कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो उन्होंने माफ़ी मांगी। तो अब और माफ़ी मांगने के बाद में जो बड़ा विषय ये मैं आपके सामने ये लेकर आ रहा हूँ कि अभी उन्होंने जिस तरह से एक सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो शेयर की है, उसमें कृष्णेंद्र कौर दीपा जो मान सिंह की बेटी हैं, स्वर्गीय मान सिंह की बेटी हैं, और कुंवर दीप सिंह है, कुंवर दुष्यंत सिंह है, इन और जो परिवार के सदस्यों के साथ में उन्होंने एक फ़ोटो शेयर की है विश्वेंद्र सिंह ने। उनमें विश्वेंद्र सिंह की खुद की भी फ़ोटो है, और फिर वो कह रहे हैं कि कौन कहता है हम अलग अलग हैं। तो अब इस फ़ोटो के क्या मायने हैं, ये फ़ोटो काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपनी पत्नी दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह को इस मामले में पीछा धकेलने के लिए अब शायद विश्वेंद्र सिंह ने, कृष्णेंद्र कौर दीपा और जो बाकी जो भरतपुर राजघराने के जो बाकी के जो सदस्य हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भरतपुर राजघराने से अभी जुड़े हुए हैं, शायद उनका वो समर्थन हासिल करने का प्रयास करके इस मामले में बैकफुट पर लाना चाहते हैं अपनी पत्नी दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह को। इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये फ़ोटो शेयर करके उन्होंने कहा है कि कौन कहता है हम अलग हैं, हम सब एक हैं। तो शायद इस फ़ोटो का राजनीतिक हलकों में भी इसी तरह का मायना निकाला जा रहा है और पब्लिक में भी इसी तरह का मायना निकाला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस मामले को लेकर जितना लगाव भरतपुर की जनता का और आसपास के ज़िलों की जनता का विश्वेंद्र सिंह को लेकर है, उतना ही लगाव दिव्या सिंह को भी लेकर है। और लोग ये चाहते हैं, दोनों यानी विश्वेंद्र सिंह की एक आवाज़ पर लोग अभी भी लाखों लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिव्या सिंह को नहीं चाहते, दिव्या सिंह को भी चाहते हैं। तो वहाँ की जो पब्लिक वो यही चाहती है कि ये मामला अब ज़्यादा कोर्ट में, अदालतों में ना चलाकर, ना इसको प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर आरोप लगाकर अगर ये परिवार के सदस्य मिल बैठकर, यानी ये जो 3 सदस्य हैं, विश्वेंद्र सिंह, दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह, ये तीनों मिलकर इस मामले को सुलझा लेंगे तो ये बहुत बढ़िया रहेगा भरतपुर राजघराने की प्रतिष्ठा के लिए। नमस्कार दोस्तों।